नमस्कार दोस्तों, वीएसएम बोर्ड क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान में चैप्टर हमारा जो है सॉल्यूशन, उसके सेकंड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की सीरीज के साथ फिर से स्टार्ट करें। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, एक घोल जिसका परासरण दाब, देखिए परासरण दाब ये हमें दिया हुआ है 300 केल्विन ताप यानी टेम्परेचर यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है, पर 0.0821 वायुमंडल है। ये वायुमंडल आपके दाब की यूनिट हो गई। इस घोल का सांद्रण यानी इसकी सांद्रता हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है या गिवन। तो गिवन में आपको दिया हुआ है टेम्परेचर T दैट इज 300 केल्विन। आपको परासरण दाब जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं ये दिया हुआ है 0.0821 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 0.0821 एटमॉस्फेयर यहाँ दिया हुआ है। और कॉन्सेंट्रेशन हमसे पूछी है तो हम कहेंगे परासरण दाब पाई इज इक्वल्स टू C इंटू आर इंटू टी, जहाँ C हमारी सांद्रता है जो हमें यहाँ पर फिगर आउट करनी है। R आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, आदर्श गैस नियतांक है। और इस आदर्श गैस नियतांक का जो मान होता है ये होता है हमारा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। तो जब हम यहाँ पाई सी, पाई आर और टी का वैल्यू फिगर आउट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन सी बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपॉन आर टी। ठीक है, तो परासरण दाब आपका गिवन है 0.0821 लीटर, परासरण दाब यानी एटमॉस्फेयर में। इसके बाद में आर का वैल्यू भी देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दैट लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और उसके बाद में आपका टेम्परेचर है 300 केल्विन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0821 से 0.0821 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आएगा दैट 1/300 मोल पर लीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा अबाउट 0.0033 m। कैपिटल M यहाँ मोलरिटी यानी मोल पर लीटर का यूनिट है, जो कि सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, परासरण दाब हमें गिवन था, टेम्परेचर T का वैल्यू हमें गिवन है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसका मान हमें याद रखना होता है। अब यहाँ देखिए आपको ATM में प्रेशर दिया हुआ है, तो हम R का वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जिसमें ATM में प्रेशर आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m विलियन का परासरण दाब है। तो अब की बार हमसे देखिए परासरण दाब पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे परासरण दाब पाई इज इक्वल्स टू C इंटू आर इंटू टी। C यानी सांद्रता, और सांद्रता आपको गिवन है कितनी 1 m। R फिर से R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, और T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। लेकिन टेम्परेचर हमें हमेशा किस में लेना है, टेम्परेचर हम केल्विन स्केल पर लेंगे। और केल्विन स्केल पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी टेम्परेचर का वैल्यू आपका हो गया 300 केल्विन। उसके बाद में R जो कि आइडियल गैस कांस्टेंट है, इस आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम कौन सी रखें, तो देखिए हमें परासरण दाब का जो यूनिट दिया हुआ है प्रश्न में वो ATM दिया हुआ है, तो हम R का वो वाला वैल्यू लेंगे जिसमें ATM यहाँ पर आता हो, यानी हमें R का वैल्यू रखना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर से हमारा मोलरिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.21 इंटू 3, यानी हो जाएगा 24.63, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास था पाई इज इक्वल्स टू CRT, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू रख दिया, R का वैल्यू रख दिया, T का वैल्यू रखा, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने आंसर ATM में निकाल लिया। यूनिट को हम कंसीडर करेंगे, अगर आपसे ATM में आंसर पूछा हुआ है तो हम ATM में जवाब देंगे। अगर यही आंसर आपसे पास्कल में पूछा जाता तो हम कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। कितना, 10 की घात 5 पास्कल के बराबर ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम ATM ना कह के पास्कल कहते तो मल्टीप्लाई में 10⁵ पास्कल हम यहाँ पर मेंशन कर देते। पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है,
और एटीएम हमारा दाब, वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने का मात्रक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल हमारा है, परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली निकलने देती है। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या विलेय के अणुओं को निकलने देती है, जटिल आयन को निकलने देती है, विलायक अणुओं को निकलने देती है, या सामान्य आयन को निकलने देती है? तो हम सबसे पहले परासरण की परिभाषा देख लें। परासरण में हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर के दो पार्ट हमने कर दिए, और पार्ट करने के लिए हमने जो बीच में लगाया हुआ है ये जो सेप्टम है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली का है। किसका है? अर्धपारगम्य झिल्ली का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ हमने इस कंटेनर के एक पार्ट में यहां मैंने भर दिया मान लीजिए सॉल्यूशन या विलयन नंबर 1, और यहां मैंने भर दिया सॉल्यूशन या विलयन नंबर 2। सॉल्यूशन या विलयन नंबर 2, जहां हमने कहा कि विलयन नंबर 1 की सांद्रता विलयन नंबर 2 की सांद्रता से अधिक है। ठीक है, तो अगर विलयन नंबर 1 की सांद्रता विलयन नंबर 2 की सांद्रता से अधिक है तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दें। अभी हमें इसमें किसी तरह की कोई एक्सटर्नल एनर्जी या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना है। अगर हम कुछ देर के लिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं तो वह विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है, जिसकी सांद्रता कम होती है, उस कम सांद्रता वाले विलयन से वह विलयन जिसकी सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक यानी सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपने आप स्वतः मूव करना शुरू हो जाते हैं, और अपने आप विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर यह गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो देखिए परासरण के लिए हमने क्या कहा? नंबर 1, परासरण जो होगा वो स्वतः होने वाला प्रोसेस है। नंबर 2, परासरण जो होता है वो विलायक के अणुओं का होता है। किसका होता है? विलायक के अणुओं का होता है। नंबर 3, परासरण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। और नंबर 4 हम कहेंगे कि भाई परासरण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होता है। तो अगर ये चारों शर्तें पूरी करता है तो इस घटना को अपन कहेंगे परासरण। ध्यान रहे अपने आप होने वाला प्रोसेस है। कब तक होगा? तब तक होगा जब तक दोनों तरफ के विलयनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कौन पार हो रहे हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु पार हो जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समपरासरी विलयनों में समान होने चाहिए। अब ये समपरासरी देखिए नाम में ही लिखा हुआ है, सम यानी समान, परासरी यानी परासरण दाब, यानी दो ऐसे विलयन हम लोग ले जिनका समान परासरण दाब हो, परासरण दाब का मान समान हो, तो ऐसे विलयन आपस में एक दूसरे के समपरासरी विलयन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास में एक विलयन है, विलयन नंबर 1, जिसका परासरण दाब है π1 दैट इज इक्वल्स टू C1RT। ठीक है, और ऐसे ही एक दूसरा विलयन हम लोगों ने कहा वो 2 है, और उसके लिए हमने कहा परासरण दाब हो जाएगा π2 इज इक्वल्स टू C2RT। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि परासरण दाब π1 और π2 समान है, तो क्या होगा भाई? RT का मान भी समान हो जाएगा, क्योंकि R तो आइडियल गैस कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू तो इक्वल होगा, और टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट यहाँ पर है। तो हम क्या कहेंगे? दैट अगर दो विलयनों के लिए उनके परासरण दाब समान है तो उनकी सांद्रताएं भी समान होंगी। परासरण दाब अगर समान है तो उनकी सांद्रताएं भी समान होंगी। अगर उनकी सांद्रताएं समान है, सांद्रताएं समान होने से क्या होगा कि सर विलयन के अणुसंख्य गुण भी समान होंगे। क्या समान होंगे? अणुसंख्य गुण भी समान होंगे। क्यों? क्योंकि अणुसंख्य गुण जो है वो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर कर रहे हैं? विलेय के कणों की संख्या पर। तो अगर सांद्रता समान है तो विलेय के कणों की संख्या भी समान होगी, और विलेय के कणों की संख्या समान है तो अणुसंख्य गुण भी समान होंगे। तो कितने अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला हमारा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है,
दूसरा हमारा है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तीसरा हमारा है हिमांक अवनमन और चौथा हमारा है परासरण दाब, ठीक है। तो अब आपसे कहता है कि परासरण दाब यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 ये तो हमारी इक्वल है, तो जितना उनके बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा उतना ही उसी रेशियो में क्वथनांक उन्नयन भी हो जाएगा और हिमांक अवनमन भी समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या कहेंगे, अगर समपरासरी विलयन है तो फिर उनके लिए हिमांक में अवनमन और रिस्पेक्टिवली क्वथनांक में उन्नयन भी समान होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित के 0.10 m, देखिए m का मतलब मोलैरिटी यानी सांद्रता की इकाई आपको दिया हुआ है, विलयन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। तो रिप्रेजेंट कीजिए, देखो हिमांक का अवनमन आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और हम कहेंगे हिमांक का अवनमन क्या हो गया, अनुसंख्यक गुण। और अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं, अनुसंख्यक गुण यानी वे गुण जो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या का फलन होते हैं, ठीक है। तो अगर विलेय के कणों की संख्या का फलन है, इसका मतलब विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो अनुसंख्य गुणों का मान भी बढ़ जाएगा। और हमसे क्या पूछा हुआ है, सबसे अधिक, यानी किसमें ज्यादा किसमें कम, तो हम कहेंगे वह जिसमें विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी उसके अनुसंख्यक गुण भी ज्यादा होंगे। अब अनुसंख्यक गुणधर्म जरूरी नहीं है आपसे हिमांक अवनमन के लिए पूछे, क्वथनांक उन्नयन के लिए ही पूछेगा तब भी हमारा ऑर्डर सेम हो जाएगा। अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या परासरण दाब के लिए भी पूछेगा तब भी हमारा क्रम सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विलयन की सांद्रता हमें समान दे रखी है m, यानी मोलरता हमें समान दे रखी है। अगर मोलरता समान है तो प्रति लीटर विलयन में नंबर ऑफ मोल्स भी समान होंगे, और मोल समान है तो अवयवी कणों की संख्या भी समान होगी। और अगर अवयवी कणों की संख्या समान है तो हम क्या कहेंगे कि सभी के अनुसंख्यक गुणधर्म भी समान होने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी दिए गए विलेय पदार्थ का किसी विलायक में डालने पर उसका अपने घटक आयनों में वियोजित होना या नहीं होना उस विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ जो हमें दिए गए हैं कुछ कार्बनिक और कुछ आयनिक विलेय पदार्थ हमारे हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा आयनिक विलेय पदार्थ है और जैसे ही हम इसको जल में डालेंगे क्या होगा, यह अपने घटक आयन पोटेशियम और क्लोराइड में डिसोसिएट हो जाएगा या वियोजित हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट को लें तो इसके 1 मोल से हमें प्राप्त होंगे 2 मोल पोटेशियम और 1 मोल सल्फेट आयन। ये हमारा ग्लूकोज है और हम जानते हैं ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, इसका अपने फर्दर छोटे आयनों में वियोजन नहीं होता। और यहाँ ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट यानी लवण है और ये भी वियोजित हो जाएगा कितना, 2 मोल एल्यूमिनियम धनायन और 3 मोल सल्फेट ऋणायन में। यानी अगर हम देखें तो 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड से मुझे 2 मोल आयन मिल गए। यहाँ पोटेशियम सल्फेट में अगर कंसीडर करें तो हमारे पास में 3 मोल आयन हो गए। ग्लूकोज में हमारे पास नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे यानी 1 मोल आयन रहा, और एल्यूमिनियम सल्फेट में हमारे पास नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 5 मोल आयन हो गए। तो जिसके मोल जितने ज्यादा होंगे उनमें अवयवी कणों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे कम मोल है ग्लूकोज के पास, यानी सबसे कम अनुसंख्य गुणधर्म होंगे ग्लूकोज में, तो ये हमारा आएगा सबसे कम, लीस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सबसे ज्यादा अनुसंख्य गुणधर्म होंगे किसके, एल्यूमिनियम सल्फेट के, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी इन सभी समान सांद्रता वाले विलयन में से चूंकि एल्यूमिनियम सल्फेट का वियोजन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक आयन उसमें प्राप्त होते हैं, इसलिए उसके अनुसंख्यक गुणधर्म का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। फिर से हमसे हिमांक का अवनमन पूछा हुआ है, हम कहेंगे हिमांक का अवनमन यानी क्या पूछा, अनुसंख्य गुण पूछा। और अनुसंख्य गुण किस पर निर्भर करेंगे, ये निर्भर करेंगे विलेय के कणों पर, विलेय के कणों की संख्या पर। अब अगर विलेय के कणों की संख्या समान है तो अनुसंख्य गुणधर्म भी समान होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें ये जो सब्सटेंस दिए गए हैं, ये जो विलेय पदार्थ दिए गए हैं, इनकी प्रकृति अलग अलग है। जहाँ सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक विलेय पदार्थ है,
इसका वियोजन हो जाएगा सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन में। यूरिया यह कार्बनिक विलेय पदार्थ है, इसका वियोजन नहीं हो पाता। पोटेशियम सल्फेट यह भी आयनिक विलेय पदार्थ है, इसके वियोजन से हमें 2 मोल पोटेशियम धनायन और 1 मोल सल्फेट ऋणायन प्राप्त होगा। और ग्लूकोज ये हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है और कार्बनिक विलायक होने की वजह से इसका भी वियोजन नहीं होगा। तो अगर इन सभी विलयनों की सांद्रताएं समान हम मान लें, ठीक है, अगर सांद्रताएं समान है तो जिसका जितना ज्यादा वियोजित आयन होंगे उसके अणुसंख्या गुणधर्म उसी अनुपात में होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी जिनका वियोजन नहीं होता, यानी समान सांद्रता वाले विलयन में कणों की संख्या दोनों के लिए समान होगी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में अगर समान सांद्रता वाले विलयनों में सांद्रताएं अणुओं की संख्या समान होगी तो इनके अणुसंख्या गुणधर्म भी समान होंगे। उसके बाद NaCl जहां पर अणुओं की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और पोटेशियम सल्फेट जहां पर अणुओं की संख्या 3 गुनी हो जाती है, तो अणुसंख्या गुणधर्म सबसे ज्यादा किसके लिए हो जाएंगे? पोटेशियम सल्फेट के विलयन के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसमें 0.1 m ये सांद्रता आपको दी हुई है, विलयन का परासरण उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परासरण उच्चतम होगा यानी परासरण दाब हमसे पूछा हुआ है, और परासरण दाब आपका क्या है, फिर से हम कहेंगे ये भी क्या है, एक अणुसंख्या गुण है। और अणुसंख्या गुण किस पर निर्भर करेंगे? अणुसंख्या गुण निर्भर करेंगे आपके विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, और यहाँ विलेय के कणों की संख्या को हम फिर से परिभाषित करेंगे उनके वियोजित होने की मात्रा के आधार पर, यानी 1 पोटेशियम 1 क्लोराइड, तो 2 मोल आयन यहाँ पर हमारे पास बन गए। यूरिया कार्बनिक पदार्थ है, वियोजित नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड इसके वियोजन से हमें प्राप्त होगा कैल्शियम धनायन का 1 मोल और क्लोराइड ऋणायन के 2 मोल, यानी टोटल 3 मोल आयन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। और ग्लूकोज इसका भी वियोजन हमारे पास में नहीं होता। तो क्या कहेंगे, दैट ऑप्शन नंबर सी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स हमारे प्राप्त में होंगे, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या या कणों की संख्या हमारे पास में होगी, उसकी अणुसंख्या गुणधर्म यानी परासरण दाब का मान अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा है 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। देखिए, तो यहाँ इस प्रश्न को अगर हम कंसीडर करें तो दोनों जो हमें विलेय पदार्थ या विलयन दिए हुए हैं उनकी सांद्रताएं समान है। क्या है? सांद्रता समान है। अगर सांद्रता समान है यानी विलेय के मोलों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। अगर मोल समान है तो थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से हम क्या कहेंगे कि विलेय के कणों की संख्या भी समान होगी। विलेय के कणों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और अगर विलेय के कणों की संख्या समान होनी चाहिए तो अणुसंख्या गुण भी समान होने चाहिए। तो ये तो हमारी बात हुई सैद्धांतिक तरीके से, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम जानते हैं ग्लूकोज यानी C6H12O6 वाला कार्बोहाइड्रेट जो है ये मोनोसैकेराइड होता है, और जब हम इसका जलीय विलयन बनाएं तो यह जलीय विलयन में अपने से छोटे घटकों में वियोजित नहीं हो पाता। यानी 1 मोल ग्लूकोज के अणु से हमें Na पार्टिकल प्राप्त होंगे। लेकिन MgCl2 की अगर हम बात करें तो MgCl2 में हमें क्या मिलेगा? 1 मोल मैग्नीशियम धनायन और 2 मोल क्लोराइड ऋणायन मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 1 + 2 यानी 3 मोल आयन हमारे पास में हो गए। और यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं? 1 मोल कण है। और यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या कितनी हो गई? 3 मोल। तो विलेय के कण कितने हो गए? MgCl2 में विलेय के कणों की संख्या हो गई 3 गुना। ठीक है, और विलेय के कणों की संख्या अगर 3 गुना हो गई तो अणुसंख्या गुण भी कितने हो जाएंगे? 3 गुने हो जाते हैं। तो हिमांक में अवनमन कितना हो जाएगा? लगभग 3 गुना हिमांक में अवनमन हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। देखिए, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की यूनिट या इकाई हमसे पूछी है, तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला हम देखें तो ये होता है डेल्टा टीवी बराबर बड़ा केवी गुणा छोटा एम, जहां छोटा एम क्या है? ये सांद्रता की इकाई यानी मोललता को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा टीवी ये क्वथनांक उन्नयन को रिप्रेजेंट करेगा,
और बड़ा केबी, ये केबी जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या बड़े केबी का यूनिट लिखें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल एम। तो डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर है, क्वथनांक में उन्नयन है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी इसका मात्रक तो हो जाएगा केल्विन। और मोललता क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसका मात्रक आपका हो जाएगा केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम, यानी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल के यानी केल्विन और मोललता का इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर होगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक केबी का मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोललता इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। तो यहां पर आपको देखिए प्रेशर का मान फिक्स करके दे दिया, दैट एक वायुमंडलीय दाब हमें देखना है। तो किसका क्वथनांक उच्च होगा, हम कहेंगे क्वथनांक यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव और उसकी वेपर फेज, उसकी वाष्प अवस्था दोनों साम्यावस्थाएं में है, तथा नंबर 2 वाष्प के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया गया वेपर प्रेशर और वाष्प दाब उस समय उपस्थित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब कितना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 वायुमंडल। तो अगर लिक्विड और वेपर फेज दोनों इक्विलिब्रियम में है और वेपर फेज वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो हम उसको दिए गए लिक्विड या विलयन का क्वथनांक कह देंगे। और क्वथनांक में क्या पूछा है, उच्चतम क्वथनांक यानी क्वथनांक उन्नयन हमसे पूछा है। तो क्वथनांक उन्नयन के लिए हम क्या कहेंगे कि क्वथनांक उन्नयन ये क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अगर यह अणुसंख्यक गुणधर्म है तो क्या होगा कि जितने भी अणुसंख्यक गुण आपके होते हैं वो सारे के सारे अणुसंख्यक गुण विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जहां विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी अणुसंख्यक गुण भी ज्यादा होंगे। देखिए यहाँ पर हमें जो चारों ही ऑप्शन हैं, इन सभी चारों ऑप्शन में विलयन की सांद्रताएं समान दे रखी हैं, विलेय की प्रकृति अलग अलग है। अब विलेय अलग है, उसकी प्रकृति अलग होगी, तो उसका वियोजन होता है या नहीं होता है, इस आधार पर कणों की संख्या वेरी करेगी। और कणों की संख्या वेरी करेगी तो क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन या जितने भी हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे वो भी वेरी कर जाएंगे। जैसे यहाँ चेक कीजिए, NaCl आपको दिया है, NaCl का मतलब लवण, और वियोजित होगा तो क्या बन जाएंगे, 2 मोल आयन यहाँ पर हमारे पास बन जाते हैं। ऐसे ही सुक्रोज, हम जानते हैं सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड चीनी C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। जैसे ही इसको जल में डालते हैं यह वियोजित हो जाती है ग्लूकोज यानी C6H12O6 में, प्लस फ्रुक्टोज यानी फिर से C6H12O6 में। तो कितने पार्टिकल बन गए, 2 पार्टिकल हमारे पास में बन गए। तो यहाँ पर भी हमें कितने, 1 मोल से 2 मोल अवयवी कण प्राप्त होंगे। बेरियम क्लोराइड को अगर देखें तो बेरियम क्लोराइड देखिए ये Ba+2 और ट्वाइस ऑफ Cl- में वियोजित होगा, तो कितने आयन बन गए, 3 मोल आयन बन जाते हैं हमारे पास। और ग्लूकोज ये तो मोनोसैकेराइड है, इसका वियोजन नहीं होता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन हमेशा उतने ही रहेंगे यानी 1 मोल ही रहते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन हमारे पास में होंगे उसका क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बेरियम क्लोराइड, इसके सबसे अधिक नंबर ऑफ पार्टिकल में वियोजित होने की वजह से क्वथनांक उन्नयन का मान भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। देखिए अभी अभी मैंने आपको क्वथनांक का डेफिनेशन कहा, तो क्वथनांक के लिए हमने क्या कहा, 2 शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, कोई दिया गया लिक्विड और उसकी वेपर फेज दोनों साम्यावस्था में हो। साम्यावस्था का मतलब दिए गए समय में जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट वेपर भी उतनी ही मात्रा में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्वांटिटी में कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, ये जो हमारा लिक्विड है उस लिक्विड की सरफेस पर ये जो वेपर है, इस वेपर के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है
वेपर के द्वारा लगाए गए वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो दैट टाइम वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाना चाहिए। अभी देखिए इस प्रश्न की अगर हम तुलना करें तो हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो किसी पहाड़ से नीचे की तरफ खड़ा हुआ है, उसके तलहटी में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, हमारा वायुमंडल सघन होगा। अगर वायुमंडल सघन होगा, वायु का घनत्व ज्यादा होगा, तो अधिक मात्रा में वायु होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा होगा, P1 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आदमी चढ़कर ऊपर पहाड़ पर चढ़ेगा, तो पहाड़ पर जाने से क्या होगा, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। अगर वायु विरल होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, रिस्पेक्टिवली कम होता चला जाएगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो कम वेपर प्रेशर पे ही वो लिक्विड अपनी वेपर के साथ में क्या होगा, वो लिक्विड अपनी वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, और वायुमंडलीय दाब में कमी आने से दिया गया लिक्विड आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे दिया गया लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने से वायु तो विरल होती है, सघन नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तापक्रम कम होता चला जाता है, करेक्ट है। दबाव अधिक होता है, नहीं, जब वायु ही कम हो जाएगी तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, लेकिन वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है जिससे कम मात्रा में वेपर वायुमंडलीय दाब के इक्विवेलेंट वेपर प्रेशर लगा देती है और हमारा लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर हमारी दाल आसानी से नहीं पकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न चेक कीजिए, दैट कैपिटल P इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। ये जो व्यंजक है वो गणितीय अभिव्यक्ति निम्न में से किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या यह हेनरी का नियम है, या राउल्ट का नियम है, या क्वथनांक उन्नयन है, या हिमांक बिंदु में अवनमन है? तो देखिए कैपिटल P इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, ये हमारा राउल्ट के नियम को रिप्रेजेंट करने वाला व्यंजक है। यहाँ राउल्ट का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी एक लिक्विड में किसी दूसरे लिक्विड को मिलाकर उसका सॉल्यूशन बनाएं, द्रव का विलयन बनाएं, तो विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, दोनों द्रव घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यह हमारा किसका नियम है? राउल्ट का नियम है, जहां P1 नॉट और P2 नॉट क्रमशः लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है। स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड आपके वेपर प्रेशर या वाष्प दाब हो जाते हैं। x1 और x2 ये इस मिक्सचर में क्रमशः लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, और कैपिटल P यह टोटल प्रेशर या कुल वायुमंडलीय दाब को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन ये तो दोनों आपके अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं जो विलयन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। और हेनरी का नियम यह किसी लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड विलायक में किसी गैस सॉल्यूट, गैस विलेय पदार्थ की विलेयता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया नियम है, जहां हेनरी के नियम में हमें बताया गया कि किसी दिए गए लिक्विड में गैस की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा उस गैस के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाया जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल्स टू KHX से। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लिक्विड नंबर 1 का आंशिक दाब और लिक्विड नंबर 2 के आंशिक दाब दोनों के सम के इक्वल हैं। ये हमारे राउल्ट के नियम का करेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? हमसे क्वथनांक अधिकतम पूछा हुआ है, यानी फिर से आपसे अणुसंख्यक गुण पूछा गया है। और अगर आपसे अणुसंख्यक गुण पूछा है तो इन अणुसंख्यक गुणों के लिए हम क्या कहेंगे? जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसके अणुसंख्यक गुण भी ज्यादा होंगे। देखिए सभी विलयनों की सांद्रताएं आपकी समान हैं, तो हमें केवल ये देखना है कि कौन सा विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में वियोजित होगा। तो KNO3 इसका वियोजन हो जाएगा K प्लस और NO3 माइनस, यानी कितने घटक बन गए हमारे पास? 2 आयन बन गए। तो 1 मोल से हमें 2 मोल आयन या 2 मोल कण प्राप्त हो जाएंगे। NaOH ये हमारा क्षार है, प्रबल क्षार है, आसानी से वियोजित होगा सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड आयन में। सोडियम सल्फेट को देखें, इससे हमें मिल जाएंगे 2 मोल सोडियम धनायन,
और 1 मोल सल्फेट ऋणायन, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए आपके? 3 मोल आयन हो गए, ठीक है। और अमोनियम नाइट्रेट, इससे हमें क्या बनेगा? 1 मोल अमोनियम धनायन और 1 मोल नाइट्रेट ऋणायन प्राप्त हो जाएंगे, तो न 2 मोल आयन हमारे पास में प्राप्त होंगे। तो चूंकि सबसे ज्यादा आयन किसमें है? सोडियम सल्फेट में है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा? 1m सोडियम सल्फेट विलयन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वॉन टॉप गुणांक होता है। अब ये देखिए, सबसे पहले तो हम वॉन टॉप गुणांक को देखें क्या होता है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ या तो अपने घटकों में वियोजित हो जाता है या फिर उस विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के घटक आपस में जुड़ करके द्विलक या त्रिलक या बहुलक बना लेते हैं। तो ऐसे विलयनों में विलयन के अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मान से अलग हो जाता है। अणुसंख्यक गुणों का ऑब्जर्व वैल्यू या प्रायोगिक मान जिसको अपन कहते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू जिसको अपन कहें, वो अणुसंख्य गुणों के सैद्धांतिक मान या थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग हो जाता है। और इन दोनों में रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए वॉन टॉप नाम के साइंटिस्ट ने एक व्यंजक सुझाया जिसको अपन वॉन टॉप के नाम पर वॉन टॉप गुणांक कह देते हैं। दैट आयोटा इज इक्वल्स टू अणुसंख्यक गुणों का ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय अणुसंख्य गुणों का थ्योरेटिकल वैल्यू, उनका प्रेक्षित मान बटा में इनका सैद्धांतिक मान, ठीक है। तो अब वॉन टॉप गुणांक किस पर निर्भर करेगा? अणुसंख्यक गुणों के मान पर निर्भर करेगा। अभी देखिए, जो प्रेक्षित मान होते हैं, तो हमने कहा अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करेंगे विलय के कणों की संख्या पर, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट अणुसंख्यक गुणों के लिए विलय के कणों की संख्या, इसका ऑब्जर्व या प्रैक्टिकल वैल्यू बटा में विलय के कणों की संख्या का थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक मान। तो जैसे जैसे विलय के कणों की संख्या सैद्धांतिक मान से विलयन में अलग प्रेक्षित होगी, तो वॉन टॉप गुणांक का मान भी अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हमें एक शर्त दे रखी है संगुणन। अब इस संगुणन में हम क्या कहें, जैसे मान लीजिए मैंने एसिटिक अम्ल CH3COOH लिया और इस एसिटिक अम्ल को अगर हम बेंजीन सॉल्वेंट में ले लें, सॉल्वेंट का नाम याद रहे, जब हम इसको बेंजीन विलायक या कार्बनिक विलायक में लेते हैं, तो इस कार्बनिक विलायक में लेने पर क्या होगा? एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ जाते हैं और इसकी 2 इकाई मिलकर के 1 इकाई के रूप में हमें प्रेक्षित हो जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है? 2 एसिटिक अम्ल के अणु मिलकर के आपको ऑब्जर्व कितने हो रहे हैं? 1 अणु हो रहे हैं। तो ऑब्जर्व में या प्रेक्षित में कणों की संख्या हो गई 1 और थ्योरेटिकली हमने कितने अणु लिए थे? 2, यानी कुल मिलाकर क्या होगा? कणों की संख्या कम हो जाएगी। और अगर कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मान से कम हो जाएगा। तो संगुणन में हम कहेंगे चूंकि कणों की संख्या कम होती है, इसलिए अणुसंख्य गुणों का ऑब्जर्व मान कम हो जाता है, इसलिए आयोटा का मान भी क्या हो जाएगा? 1 से कम रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर यही संगुणन की जगह वियोजन होता, संगुणन की जगह यहाँ पर क्या आ जाता? वियोजन आ जाता, तो वियोजन में क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, आयोटा का मान भी 1 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर संगुणित होने वाले विलय के लिए वॉन टॉप गुणांक का मान क्या कहेंगे? 1 से कम होता है। दैट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, KCl, NaCl और K2SO4 के वॉन टॉप कारक या वॉन टॉप गुणांक के मान क्रमशः हैं। तो देखिए, इन तीनों के लिए हम कहेंगे आयोटा बराबर KCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। यह वियोजित होगा किसमें? पोटेशियम प्लस और क्लोराइड आयन में। तो कितने आयन बन गए? 2 आयन बन गए। थ्योरेटिकल हमने कितने पार्टिकल लिए थे? 1 ही पार्टिकल लिया है, तो KCl के लिए वॉन टॉप गुणांक का मान हो जाएगा 2। ऐसे ही NaCl, इसमें भी हम चेक करें, इसका वियोजन होगा सोडियम धनायन और क्लोराइड anion में, यानी फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? प्रेक्षित हो गए 2। थ्योरेटिकली हमने लिया था 1, यानी वॉन टॉप गुणांक इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 2। वहीं K2SO4 अगर देखें, तो K2SO4 के लिए हम क्या कहेंगे कि इसका वियोजन होगा 2 पोटेशियम धनायन और 1 सल्फेट ऋणायन में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 3। तो प्रेक्षित हो गए 3, सैद्धांतिक रहा 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो रिस्पेक्टिवली
KCl के लिए आयोटा हो गया 2, NaCl के लिए हो गया 2 और K2SO4 के लिए हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक है। तो देखिए हमने कहा परासरण दाब, यानी मैंने दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन लिए थे जिनको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया, जहां पहले विलयन का नाम 1 है और दूसरे विलयन का नाम 2 है। अगर विलयन नंबर 1 की सांद्रता विलयन नंबर 2 की सांद्रता से कम है, विलयन नंबर 1 की सांद्रता विलयन नंबर 2 की सांद्रता से कम है, तो क्या होगा, विलयन नंबर 1 से 2 में विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होने लग जाता है, विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होने लग जाता है। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता कम है उसका परासरण दाब भी कम होगा, इसको हम कहेंगे अल्प परासरी, अल्प परासरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा है, अधिक सांद्रता वाला विलयन, इसको हम कहेंगे अति परासरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान हो जाती तो फिर हम इसको कहते समपरासरी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, जिसका परासरण दाब अधिक है, तो अधिक किसका परासरण दाब होगा, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। अभी देखिए सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब जैसा कि अपन डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में पढ़े हैं, किसी भी दिए गए विलयन के लिए उसका वाष्प दाब अगर हम लें तो वह उसकी मोल फ्रैक्शन गुणा कुल दाब के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ये हो गया इसका आंशिक दाब, और गैसीय विलयन में जो आंशिक दाब होगा वही हमारी सांद्रता का क्या हो जाएगा, नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आंशिक दाब का पता होना चाहिए, और आंशिक दाब के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मोल वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो मोल अंश यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 18 हमारे पास में है, समपरासरी विलयनों में। अभी देखिए समपरासरी मैंने कहा, समपरासरी का मतलब क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी वो विलयन जिनके लिए परासरण दाब पाई1 और पाई2 के मान समान है। दो अलग अलग विलयनों के लिए अगर उनके परासरण दाब पाई1 और पाई2 दोनों के मान समान हैं तो ऐसे विलयन आपके समपरासरी विलयन कहलाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें, परासरण दाब समान होता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है। विलेय और विलायक वही होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ऐसा हो भी सकता है, विलेय और विलायक वही हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो हाँ विलेय और विलायक चाहे अलग हो चाहे समान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, परासरण दाब दोनों विलयनों का समान होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4, विलेय हमेशा समान होता है, विलायक अलग अलग हो सकते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब हमारा है अणुसंख्यक गुणधर्म। कैसा गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुण, और अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं, केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब इन विलेय के कणों की संख्या से यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि विलेय आपका कौन सा है, हम चाहे नमक घोलें, चाहे हम सुक्रोज लें, चाहे हम ग्लूकोज लें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम उसे विलायक पानी में लें, चाहे हम उसे विलायक बेंजीन में लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विलेय के कणों की संख्या समान है दिए गए दो अलग अलग विलयनों में, तो दोनों विलयनों के परासरण दाब भी समान होंगे। यानी समपरासरी विलयन का मतलब परासरण दाब समान होता है, और विलेय और विलायक वही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम कहेंगे, जहां 1 और 3 दोनों ऑप्शन है वो हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, दिए गए ताप पर सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना। अब ऑप्शन हमसे दिए गए हैं, तो सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना हमसे पूछा है में तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है,
बिल्कुल, हम कहेंगे सांद्र का मतलब है जिसकी सांद्रता ज्यादा है, और जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो जिसकी सांद्रता ज्यादा है C1, उसका परासरण दाब पाई1 दूसरे विलयन यानी तनु विलयन की तुलना में ज्यादा होता है। में तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है। हाँ, कम सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब निम्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन पढ़े, में तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। नहीं, तनु विलयन का परासरण दाब हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। में उतना ही होता है, परासरण दाब की तुलना में उतना ही होता है। नहीं, दोनों का परासरण दाब समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की सांद्रताएं अलग अलग हैं। और अगर हम परासरण दाब का फॉर्मूला कंसीडर करें तो ये होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT, यानी परासरण दाब किसके, सांद्रता के समानुपाती है। तो अगर सांद्रताएं अलग हैं तो परासरण दाब समान नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तनु विलयन के परासरण दाब से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, तुलना तो हम कर रहे हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं। जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसका परासरण दाब ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न, परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। हाँ जी, परासरण की प्रक्रिया में हमने कहा अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। कैसे होगा, जल हमारा क्या है, सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह हम इसको काम में लेंगे। तो अगर मैंने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा ली, एक तरफ मैंने सोल्यूशन नंबर 1 लिया और दूसरी तरफ मैंने सोल्यूशन नंबर 2 ले लिया, ठीक है, जहां एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन की सांद्रता से ज्यादा है, तो क्या होगा, दूसरे विलयन में से होकर विलायक यानी जल के अणु पहले विलयन की ओर मूव करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। तो विलायक के कणों का प्रवाह कहां से हो रहा है, 2 से 1 की तरफ हो जाता है। देखें, परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है कहां, कम सांद्रता वाले विलयन C2 से अधिक सांद्रता वाले विलयन C1 की ओर। कम सांद्रता वाले विलयन C2 से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से समान प्रवाह दर से नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर से असमान प्रवाह दर से, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपको इसकी इतनी ही परिभाषा पता हो, ठीक है। अब यहां हमें एक बात और कंसीडर करनी है कि परासरण जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल या एक दिशिक नहीं होकर के बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। कैसा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, यानी दोनों दिशाओं में होता है, द्विदिशिक प्रक्रम है, दोनों दिशाओं में होने वाला प्रक्रम है। तो जल यानी विलायक का प्रवाह होता है कहां से कहां, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, यानी 2 से 1 में तो विलायक जाएगा ही, लेकिन 1 से 2 की ओर भी विलायक का प्रवाह होता है। तो फिर नेट रिजल्टेंट क्या, कि 1 से 2 यानी अधिक से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर, अधिक से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक का प्रवाह स्लो यानी कम स्पीड में होता है, जबकि 2 से 1 की ओर विलायक का प्रवाह अधिक स्पीड में यानी तेज गति से होता है। तो नेट रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल हम कहेंगे कि 2 से 1 की ओर विलायक का प्रवाह होता जा रहा है और यहाँ इस विलयन का लेवल लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट में हम कहेंगे कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक का प्रवाह होता है, नेट रिजल्टेंट। लेकिन ओवरऑल अगर हमसे पूछे तो अधिक से कम और कम से अधिक दोनों ओर प्रवाह होता है, लेकिन उसकी दर असमान होती है, अलग अलग दर होती है। 2 से 1 की तरफ यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक का प्रवाह तेजी से होगा और अधिक से कम की तरफ विलायक का प्रवाह धीरे धीरे स्पीड में होता है। दैट ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे कुछ ना कहे, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो, तब तो हमें ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी पूछा गया है या दिया गया है तो हम ऑप्शन नंबर ए की जगह ऑप्शन नंबर डी को मोर करेक्ट ऑप्शन में लेकर के टिक करेंगे। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 21वां प्रश्न हमारे पास में है, वॉन्ट हाफ कारक आयोटा किस किस व्यंजक द्वारा दिया जाता है। अब ये देखिए वॉन्ट हाफ व्यंजक या वॉन्ट हाफ गुणांक आयोटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आयोटा बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान, आयोटा बराबर प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म, आयोटा बराबर असामान्य मोलर द्रव्यमान बटा सामान्य मोलर द्रव्यमान,
और आयोटा बराबर परिकलित बटा में प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म। तो देखिए हमने कहा आयोटा क्या होते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्मों की मात्रक हैं। अब अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करेंगे, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ये हम कहेंगे दैट विलेय के कणों की संख्या। अब ये विलेय के कणों की संख्या का प्रैक्टिकल या प्रेक्षित मान जो है उसका विलेय के कणों की संख्या के सैद्धांतिक मान के साथ जो रिलेशन है, विलेय के कणों की संख्या के सैद्धांतिक मान या थ्योरेटिकल मान या परिकलित मान के साथ जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वॉन हाफ कारक आयोटा दिया जाता है। ठीक है, अब विलेय के कणों की संख्या अगर बढ़ेगी प्रैक्टिकली तो उनके अनुसंख्यक गुणधर्म का मान भी बढ़ जाएगा। यानी प्रैक्टिकली अगर विलेय के अनुसंख्यक गुणधर्म या कणों की संख्या चेंज होती है तो उनके प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म भी थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफर हो जाएंगे। तो आयोटा का वैल्यू अनुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और परिकलित मानों का रेशियो होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम कोई अनुसंख्यक गुणधर्म लें, जैसे मान लीजिए मैंने परासरण दाब लिया, तो हम परासरण दाब को कहेंगे दैट पाई इज इक्वल्स टू CRT, जहां C क्या है, सांद्रता हमारी होती है, और सांद्रता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल बटा विलयन का आयतन, वॉल्यूम। ये हमें किस में लेना है, लीटर में। अब अगर हम मोल निकालें तो मोल क्या होगा, मोल बराबर हमारा होता है ग्राम में भार बटा अणुभार। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पाई यानी परासरण दाब जो है वो अणुभार के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। परासरण दाब पाई अणुभार, विलेय के अणुभार के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर परासरण दाब या किसी अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ेगा तो विलेय के अणुभार का मान घट जाएगा या कम हो जाएगा। इसीलिए यहां से हम क्या कहेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म और अणुभार दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो प्रेक्षित होगा वो असामान्य हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट आयोटा बराबर प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म बटा परिकलित अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। या आयोटा बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही वॉन हाफ गुणांक आयोटा को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन चेक कीजिए। तो हमसे कहा गया है दैट ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे जिसमें हमने विलियन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।